हेलो, नमस्कार आप सभी को। पिछली जो हिंदी की हमने क्लास ली थी, उसमें भाग 1 अभ्यास के जो प्रश्न थे, यानी कि लेवल 2 जो लेवल 2 का अभ्यास प्रश्न थे, वो हमने किए थे, वो उसका भाग 1 था। आज का भाग 2 है बेटा, अभ्यास प्रश्न का, और 2021 के पीवाईक्यू ही हैं ये, और लेवल होगा तीसरा, ठीक है? इसके अंतर्गत जो पहला हमारा प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न देखिए, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? पहला इसमें जो आपका जो विकल्प है वो लिखा है, जैसे इतना खा लिया इसे कैसे पचाओगे? जैसे शीला के समान कोई आलसी नहीं है, मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम करूंगा, जरा सोच समझ कर बोलिए। तो ये 4 विकल्प इसमें बेटा दिए हुए हैं। तो इसमें जो मैं आपको बता दूं कि दूसरा विकल्प है शीला के समान, क्योंकि मैंने आपको संबंध सूचक अव्यय कराए हुए हैं, उसमें मैंने बताया था के समान विभक्ति जहां आती है वो समता सूचक जो अव्यय है बोधक का, संबंध सूचक अव्यय का, उसका ही भेद होता है। ठीक है, तो पहला जो आप पॉइंट है आपका वो कौन सा हो जाएगा? शीला के समान कोई आलसी नहीं है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए बेटा, अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानने हैं आपको, कि विलोम शब्द दिए हुए हैं उनका आपको विकल्प ऐसा पहचानना है जो कि अनुचित हो। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, अनुचित हमें बताना है। तो जैसे लिखा हुआ है विधि, हमें बताना क्या है? अनुचित विलोम शब्द, अनुचित विलोम शब्द हमें बताने हैं। जैसे लिखा है विधि, विधि का निषेध, ये तो सही है, ठीक है। दूसरा है खल, खल का लिखा है सज्जन, खल होता है ना जो बुरा मनुष्य, खल सज्जन, ठीक है। अगला क्या है, इसमें क्या था? अमर, अमर मृत्य, ठीक है। अगला इसमें है वैर, तो बेटा वैर जो है ना इसका क्रोध नहीं आएगा विलोम, वैर का जो विलोम है वो क्रोध नहीं आएगा, क्या आएगा? प्रीति है, क्या? क्रोध लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्रोध नहीं आएगा, क्या आएगा? प्रीति, वैर का प्रीति। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प, ठीक है। अगला तीसरा हम देख लेते हैं, लिखा है चिकना मुंह पेट खाली। तीसरा जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर होगा बेटा, लिखा हुआ है चिकना मुंह पेट खाली। ये एक लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ हमें बताना है। तो इसका जो सही अर्थ है वो पहले देखिए, पहले जो और हैं 3 हम उनको देख लेते हैं। अपने हाथ से दान देना, पहला विकल्प क्या है इसमें हमें बताना क्या है? लोकोक्ति का, लोकोक्ति, लोकोक्ति का सही अर्थ, सही अर्थ हमें बताना है। पहला आपका लिखा हुआ है, जैसे अपने हाथ से दान देना, अपने हाथ से दान देना। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है विकल्प? ये प्रश्न संख्या आपकी तीसरी है बेटा। दूसरे नंबर पर लिखा है देखने में सुखी भीतर से दुखी, देखने में सुखी भीतर से दुखी। तीसरा क्या है? तीसरा जो लोकोक्ति है वो है अत्यधिक प्यारा होना, इसमें लिखा है अत्यधिक प्यारा होना। चौथा है जबरदस्ती गले पड़ना, चौथा क्या है? जबरदस्ती
गले पड़ना। ठीक है, ये है आपके लोकोक्तियां। इनमें देखो, अपने हाथ से दान देना, यानी कि किसी को बिना किसी शर्त के, बिना किसी दबाव के किसी की मदद करना, किसी को दान दे देना। ठीक है, इसमें क्या है, अपने हाथ से दान देना, इसका अर्थ क्या होगा कि बिना किसी शर्त, बिना किसी शर्त या दबाव के अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से किसी को दान देना। ठीक है, ये होता है, ये इसका लोकोक्ति का अर्थ है। देखने में सुखी भीतर से दुखी, इसका क्या होगा, ये देखिए, देखने में सुखी भीतर से दुखी, यानी कि मुंह कैसा है, चिकना है, और पेट कैसा है, खाली है। पेट तो दुखी है और चेहरे पर जो है उसके खुशी झलक रही है। तो इसका क्या होगा, चिकना मुंह, चिकना मुंह, पेट खाली, पेट खाली, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तीसरे नंबर का हमारा आंसर क्या होगा, देखने में सुखी भीतर से दुखी का, ये चिकना मुंह पेट खाली का ये अर्थ होगा, जो कि सही है। तीसरे नंबर पर क्या है, ये अत्यधिक प्यारा होना, यानी आंख का तारा, आंख का तारा होना। ठीक है, जबरदस्ती गले पड़ना, जबरदस्ती गले पड़ना मतलब पीछे पड़ जाना, हमें वो व्यक्ति चाहिए भी नहीं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन फिर भी वो हमारे संगत में या हमारे साथ रहता है, वो होता है जबरदस्ती गले पड़ना, यानी कि वो थोड़ा पीछे पड़ जाता है। जबरदस्ती गले पड़ना मतलब पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ जाना। देखिए, इस प्रकार पहले का मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा है देखने में सुखी भीतर से दुखी, ये आपका आंसर आएगा। अत्यधिक प्यारा होना, आंख का तारा, जबरदस्ती गले पड़ना यानी कि पीछे पड़ जाना। अगला प्रश्न देखो बेटा, आपका चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथे प्रश्न में सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, संधि युक्त शब्द हमें बताना है। ठीक है, चौथा प्रश्न है संधि युक्त शब्द, और वो कैसा हो, सही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उचित होना चाहिए। उचित अनुचित ये आ रहे हैं ना प्रश्नों में अब ज्यादा। तो देखिए, निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, देखो, युधिष्ठिर। नंबर 1 पे इसमें लिखा हुआ है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, स्थिर। ठीक है, युधिष्ठिर। ठीक है, अगला आपका है गुरु जमा उपदेश, गुरु जमा उपदेश, इसमें लिखा हुआ है गुरोपदेश, गुरोपदेश। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा विकल्प है अभिजमा ईप्सा, अभिजमा ईप्सा। ठीक है, ये है अभीप्सा, अभीप्सा। ठीक है बेटा, चौथा क्या है, चौथे में है गति जमा अवरोध, गति
जमा अवरोध, इसमें लिखा है गत्यवरोध। ये देखो, अब इसमें युधि जमा स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर हो गया। तो ये जो संधि है आपकी, ये संधि बिल्कुल सही है। अब इनको देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है गुरोपदेश, ये क्या आएगा? गुरूपदेश। गुरूपदेश, ठीक है। ये क्या है? अभीप्सा। तो इसमें जो ये ई है, ये इस तरह से होगी बेटा, ठीक है। फिर ये अभीप्सा बन जाएगा, ठीक है। अगला गत्यावरोध में ये जो डंडा है ये आ का आ जाएगा, गत्यावरोध, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये संधियां होंगी। अच्छा, एक जो आपका उपसर्ग था, उसमें मैंने आपको इसमें मैंने आपको जो था परते मैंने बताया था आंसर, जबकि जो आंसर होगा बेटा उसका अनुदात होगा। ये आप देख लेना, पार्ट 2 की बात है, ये भाग 2, ये है अनुदात। इसमें जो अनुपसर्ग है ना, पूछा हमसे अनु के बारे में गया था कि अनु उपसर्ग निम्नलिखित में से नहीं है। मैंने आपको परते वाला भाग बता दिया था, ये अन उपसर्ग है इसमें, इसलिए आंसर जो है वो अनुदात होगा। ये ध्यान रखना बेटा, ये मुझे अभी याद आ गया, इसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेवल 2 में देख लीजिएगा आप एक बार, ये शायद चौथी कौन सी प्रश्न संख्या है, ठीक है। अगला इसमें देखो, प्रश्न संख्या आपकी पांचवा प्रश्न है। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? जो गलत है हमें वो बताना है। तो देखो प्रश्न संख्या 5वीं में, प्रश्न संख्या 5 बताना क्या है हमें? यह लिखा हुआ है निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। हमें वर्ण बताने हैं कि इनके ये कौन जी, जैसे कि यह है विकल्प में, यह का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? ये ध्वनि अल्पप्राण है या महाप्राण है? घोष है या अघोष है? ठीक है, तो पहला जैसे कि लिखा हुआ है यह का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालव्य होगा। सही है, बिल्कुल। यह का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य। य, ई और ब, य, ई, ब और श, इनके बारे में पूछा गया है। पहला पूछा गया है उच्चारण स्थान, ठीक है। तो उच्चारण स्थान देखिए, इसमें तालव्य, ठीक है, ई का भी तालव्य ही होगा, ठीक है। और ब का ओष्ठ है, वो है ना पै की श्रेणी में, पै वर्ग की श्रेणी में आ रहे हैं, वो कौन सा होगा? ओष्ठ होगा आपका, ठीक है। और रह गया है श। श किसमें है? ये है मूर्धन्य। श किसमें है बेटा? मूर्धन्य में। ये सही है, यानी ये वाला जो भाग है ये तो सारे चारों सही है अपनी तरीके से, इसको उच्चारण स्थान इनका सही है। अगला हमें बताना क्या है कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण? तो ये किसमें? अल्प प्राण में आता है, सही है ये, ठीक है। तालव्य किसमें आएगा? ई किसमें आएगा? अल्प प्राण है या महाप्राण? ये हर्ष है या दीर्घ? तो ये हर्ष है। ये ना स्वर के भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो हर्ष की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? ए, ई, उ और री, जो छोटे हैं वो सारे हर्ष में, जिनके बोलने में कम समय लगता है, ठीक है, वो हर्ष कहलाते हैं। तो ई हर्ष के अंतर्गत आ गया। अगला है अवृतमुखी। मैंने आपको बताया था कि जो स्वर हैं उनको जब हम बोलते हैं तो
वृत्तामुखी, अवृत्तामुखी, दो इसके पार्ट होते हैं। इनमें से वृत्तामुखी यानी मुंह गोल होता है, उसमें वृत्त का मतलब क्या होता है बेटा? वृत्त का मतलब होता है गोल। तो गोल तो ये हो नहीं सकता, जब हम ई बोलेंगे तो क्या मुंह गोल होगा? नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया? अवृत्तामुखी हो गया। ठीक है। और अल्प प्राण में क्या पूछा गया था हमसे? अल्प प्राण में है कि घोष है या अघोष। तो बेटा सभी स्वर और अंतःस्थ स्वर, ये व्यंजन, और सभी जो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी घोष होते हैं वर्ग के, जो पीछे के जो वर्ण है वो। ठीक है, ये मैं आपको खोल के अभी बता दूंगी। ठीक है, ब ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, और अगला इसमें क्या है? घोष व्यंजन है, बिल्कुल घोष व्यंजन है। जैसे ये देखो, मैं अभी आपको बता ही देती हूँ, घोष व्यंजन है। अच्छा, अल्प प्राण है या महाप्राण? तो ये किसमें आएगा? मैंने आपको बताया था अल्प प्राण, महाप्राण, पे, फे, बै। तो बै किस में आ रहा है? अल्प प्राण में आ रहा है, अल्प प्राण। ठीक है बेटा, मूर्धन्य है, श है, और ये जो श है ये अल्प प्राण लिखा हुआ है बेटा, जबकि श की ध्वनि जब हम बोलते हैं तो क्या लिखा हुआ है इसमें? अल्प प्राण। अल्प प्राण ये नहीं है, क्या आएगा? महाप्राण आएगा। क्या आएगा बेटा? महाप्राण। ठीक है, और इसके अलावा इसमें है अघोष। तो हाँ, ये अघोष है, अघोष व्यंजन तो ये है। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है क, ख, ग, घ, ng। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क वर्ग में अगर हम पूछें कि अल्प प्राण, तो ए अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। मैंने ये आपको पहले भी बताया था, फिर भी मैं एक थोड़ा सा बता देती हूँ। इसकी श्रेणी में आने वाले सभी व्यंजन क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ठीक है, और ख की श्रेणी में आने वाले सभी व्यंजन क्या होंगे? वर्ण क्या होंगे? महाप्राण होंगे। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि अल्प प्राण, महाप्राण में जो य, र, ल, व है वो सभी किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। और श, स, है, ये किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। इसमें है जो है वो बेटा अल्प प्राण में ही है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। ठीक है बेटा, अगला जो है घोष अघोष आता है। अब देखो घोष अघोष देख लो एक बार। जैसे वही है क, ख, ग, घ, अंग, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमें घोष देखना है। तो शुरू के जो है ना, जितने भी शुरू के 5 वर्ग हैं, वर्ण हैं, 5 भागों में डिवाइड है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वो पांचों जो वर्ग हैं उनके अंतर्गत जो पहले 2 आते हैं वो क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। ठीक है, पीछे के जितने भी ये आते हैं ना, ये सारे क्या कहलाएंगे बेटा? ये घोष व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? घोष व्यंजन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसको मैं ट्रिक के साथ भी आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए ये है, 4 विकल्प थे, चारों विकल्पों में से प्रश्न जो है उसका उत्तर कौन सा हो गया? ये हो गया। हमें बताना क्या था कि इनमें से कौन सा असंगत है, कौन सा विकल्प असंगत है। तो श है, जो कि मूर्धन्य से तो बोला जाता है लेकिन अल्प प्राण नहीं है, क्या है? महाप्राण है, और अघोष ध्वनि है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, छठा ले लीजिए आप। पांचवा है छठा। छठा देखिए, छठा प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें लिखा है प्रत्यय की दृष्टि से जो असुमेलित है। छठा प्रश्न क्या है? हमें प्रत्यय बताना है कौन सा जो असुमेलित है। क्या है? असुमेलित, यानी कि सही ढंग से वो लिखा हुआ नहीं है, सही नहीं है, ये बताना है। असुमेलित मतलब सही नहीं है। तो इसमें देखिए विकल्प क्या क्या है? भागिनेय, नंबर 1 भागिनेय, भागिनी जमा ये, प्रत्यय बताना है हमें। अब पीछे के जो शब्द हैं उन्हीं को हमें चेक करना होगा
जैसे लिखा हुआ है वार्धक्य, क्या लिखा है? वार्धक्य। जैसे लिखा है तीसरा ऐश्वर्य, चौथा क्या है? वैशिष्ट्य। तो इसमें देखिए भागिने भगिनी जमा ये वार्धक्य, वार्धक्य, वर्धक, ये वार्धक्य, हाँ वार्धक्य। तो इसको क्या किस तरह से लिखा हुआ है? वर्धक जमा ये, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ईश्वर जमा ये। चौथे नंबर पर क्या है? चौथे पर है आपका वैशिष्ट, वैशिष्ट, वैशिष्ट ये लिखा हुआ है। तो विशिष्ट जमा ये। अब इसमें देखो ये पीछे के सारे पढ़ते हैं, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन जो हमें बताना क्या है कि इनमें से सब सही है तो गलत कौन सा है? तो हमें गलत ही बताना है। गलत देखो बेटा, लिखा हुआ है भागिनेय, ठीक है। भागिनेय मतलब क्या होता है कि भगिनी, बहन। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया जाए कि ये भागिनेय बन जाए? तो ये जो है ना, ये शब्द, ये मात्रा, ये हमें क्या बता रही है कि हमें यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगाना चाहिए था? यह प्रत्यय, ये प्रत्यय लगाना चाहिए था, ठीक है। जबकि लगा हुआ कौन सा है? ये लग रहा है, इसलिए गलत कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगला देखिए 7वें नंबर पर है उपसर्ग से निर्मित, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? ये हमें बताना है। प्रश्न संख्या 7वीं, प्रश्न संख्या 7वीं देखो, प्रश्न संख्या 7वीं क्या कह रही है? उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? नंबर 1 परि, परि का लिखा हुआ है पर्यंक, परिभाषिक, पर्यूषण। दूसरे नंबर पर है अति, अति से लिखा हुआ है अत्युक्ति, अतीत और अत्यावश्यक। तीसरे नंबर पर है अन, ये मैं लिख देती हूं बेटा, ये उपसर्ग है और उपसर्ग में हमें बताना क्या है? कौन सा असुमेलित है? वही बात है, आपको जो गलत है वो बताना है, असुमेलित है, ये आपको बताना है। तो नंबर 1 पे देखो क्या है? शब्द है परि, परि, परि से क्या लिखा हुआ है? पर्यंक, पारिभाषिक, ठीक है, और लिखा हुआ है पर्यूषण, पर्यूषण। दूसरे नंबर पर आपका है अति, अति में देखो अत्युक्ति, अत्युक्ति आपकी स्क्रीन पर भी है बेटा, अतीत और अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। तीसरे नंबर पर है, तीसरा लिखा हुआ है अन, इसमें विकल्प दे रखे हैं अनसुईया, ठीक है, और अनधिकार और अनशन, अनधिकार और अनशन। चौथा आपका विकल्प है, चौथे विकल्प में दिया हुआ है प्रति, प्रति दिया हुआ है। तो प्रति में देखो प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण,
प्रतीक्षा और प्रतीक, ये दिया हुआ है, ये शब्द है। अब हमें बताना क्या है कि इनमें से वो छांटो जो असुमेलित है। अब करके देख लेते हैं। पर्यंक, परि जमा अंक। अब उपसर्ग में क्या होता है कि जो शुरू के शब्द हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो पीछे वाला जो शब्द है वो उसका मूल होना चाहिए। मूल मतलब क्या है कि उसका अपना एक अर्थ होना चाहिए, ठीक है, और दोनों मिल जाएं तो उसका अलग से दूसरा अर्थ निकल जाए। जैसे परि जमा अंक, पर्यंक हो गया, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। परिभाषिक, तो परि जमा भाषिक, परिभाषा जमा इक, परिभाषा जमा इक। अब इसमें शायद प्रत्यय और उपसर्ग दोनों हैं, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, ठीक है। जैसे पर्यूषण, पर्यूषण, परि जमा उषण, ठीक है, पर्यूषण। इसमें क्या है, ये एक शब्द है पर्यूषण। पर्यूषण मतलब क्या होता है, ये एक उपासना पद्धति है, उपासना। और ये इसको क्या कहेंगे, ये जैनियों का भी एक प्रकार का त्योहार आप लगा सकते हैं, ठीक है, जैन धर्म का, ठीक है, जैन धर्म का पर्व से भी इसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला आपका आता है अत्युक्ति। तो इसको खोल के देखें तो अति जमा उक्ति, अति जमा इत, अति जमा आवश्यक, ठीक है। अब ये हमसे पूछा गया उपसर्ग के आधार पर बताना है कि असुमेलित कौन सा है उस उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में। तो उपसर्ग से निर्मित शब्दों में ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये तो होगा नहीं, ना ही ये वाला होगा। अगला हम करके देखते हैं, लिखा हुआ है अन। अन का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो जैसे अनसुईया, ये लिखा हुआ है, अनसुईया। अनसुईया जो शब्द है ना बेटा, ये आपका उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको खोल के देखें तो इसका अर्थ ही नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अगला प्रति से प्रत्यर्पण, यानी कि प्रति जमा अर्पण, प्रति जमा ईक्षा, प्रति जमा इक, ठीक है। ये भी इसी तरह से, जैसे अन जमा अधिकार, अनधिकार, अन जमा अशन, ठीक है। इसका इनका तो हो सकता है लेकिन अनसुईया का नहीं हो रहा है, फिर भी मैं इसको तो बता देती हूं, अन जमा अधिकार, ठीक है, अन जमा अशन। अशन क्या होता है, भोजन होता है, ठीक है, भोजन के बिना। अब भोजन के बिना कब, जब हम उपवास करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अनशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, तीसरा होगा, अन उपसर्ग, ठीक है। अगला देखिए, शब्द की प्रकृति के आधार पर, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। तो हमें बताना है इसमें 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कहता है आपका, कि हमें बताना है कि शब्द तत्सम है, तद्भव है, क्या है, ठीक है। तो आप देखो, लिखा है शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म, नंबर 1 पर है गोस्वामी। कौन सा है, गोस्वामी। ये कौन किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है या तद्भव है। मुकदमा देशज है या विदेशज है। पंख तद्भव है या फिर तत्सम है। तहसीलदार, ये शंकर शब्द है या कौन सा शब्द है। तो देखो एक बार देख लेते हैं इसको। प्रश्न संख्या 8वीं, प्रश्न संख्या 8वीं,
जिसमें लिखा है शब्द प्रकृति के आधार पर हमें जो गलत है वही बताना है। शब्द प्रकृति के आधार पर तो देखो, गोस्वामी नंबर 1, शब्द प्रकृति के आधार पर असंगत। क्या बताना है आपको? असंगत बताना है। नंबर 1 पर है गोस्वामी, गोस्वामी। नंबर 2 पर है, नंबर 2 पे है आपका मुकदमा। नंबर 3 पर है मुकदमा, 3 पर है पंख। पंख। नंबर 4 पर है तहसीलदार, तहसीलदार। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि क्या ये तत्सम है, क्या ये तत्सम शब्द है? इसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या देशज शब्द है? क्या ये तत्सम शब्द है? ये तद्भव है, तद्भव। इसके बारे में पूछा गया है तहसीलदार कि क्या ये शंकर शब्द है? कौन सा है? शंकर, संकर, संकर शब्द। संकर का मतलब क्या होता है कि जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो, उसको क्या कहेंगे? शंकर शब्द कहेंगे। तो देखो, गोस्वामी, गोस्वामी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा गुसाई। तो इसका तद्भव क्या होगा बेटा? गोस्वामी का तद्भव, तद्भव क्या होगा? गुसाई। ठीक है। ये क्या ये मुकदमा देशज है? नहीं है। पंख है, इसका ये तद्भव रूप है। तो तत्सम क्या होगा? तत्सम दिया हुआ है पक्ष। ठीक है। तहसीलदार, क्या ये संकर शब्द है? हाँ। तहसील और दार दो शब्दों से मिलकर बना है। तहसील और दार दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ ये है तहसीलदार। तहसील तो जो है अरबी से, अरबी शब्द है, और दार शब्द जो है वो क्या है? फारसी। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द। तो अरबी और फारसी से मिलकर बना हुआ है तहसीलदार। इसी तरह से जो मुकदमा शब्द है वो देशज नहीं है। कौन सा है? ये है विदेशज शब्द। मुकदमा विदेशज शब्द है। अब विदेशज शब्द है तो किस भाषा से आया होगा? तो ये बेटा आया है अरबी भाषा से। कौन सी भाषा से आया बेटा? अरबी भाषा। ठीक है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? दूसरा होगा। तो ये देख लें आप। ठीक है। तहसीलदार संकर शब्द है जो कि अरबी और फारसी से मिलकर बना है। संकर मतलब दो भाषाओं से मिलकर बनने वाला। पंख तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? पक्ष होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या आपकी 9। 9 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 के अनुसार नो में है कि समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? इसमें भी आपको असंगत ही बताना है। लिखा है प्रश्न संख्या 9, हमें बताना क्या है? समास विग्रह की दृष्टि से असंगत। इन विकल्पों में से हमें क्या बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है। तो पहला देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है? शुभंकर। शुभंकर मतलब शुभ को करने वाला, शुभ को
करने वाला या शुभ करने वाला, जो इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार शुभ को करने वाला। अगला है रस मलाई। नंबर 2 पे क्या है बेटा? रस मलाई। रस में डूबी हुई मलाई। ठीक है। तीसरे नंबर पर है, तीसरा विकल्प क्या है? नवयुवक। नवयुवक। ठीक है। नवयुवक, नो युवकों का समूह, इसमें लिखा हुआ है नो युवकों का समूह। चौथा विकल्प आपका क्या कहता है? चौथे विकल्प के अनुसार शाखा मृग। शाखा मृग, इसका विग्रह है शाखाओं पर रहने वाला या दौड़ने वाला मृग। इसको हम दौड़ने वाला भी लिख सकते हैं, शाखाओं पर रहने वाला मृग। अब आप देखिए, पहला लिखा हुआ है शुभंकर, शुभ को करने वाला, यानी शुभ का प्रतीक। कोई भी, जब आपने देखा होगा, कोई भी खेल जब होते हैं तो उनका एक शुभंकर होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से उसमें बनाया जाता है। तो ये क्या है? शुभ को करने वाला, उसको क्या कहेंगे? शुभंकर। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो है कौन सा आपका समास है। शुभ को करने वाला, ये तो सही है इसका विग्रह। ठीक है, समास कौन सा हो गया? क्योंकि विभक्ति आ रही है तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष। ठीक है। इसी तरह से रस में डूबी हुई मलाई, ये भी कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। ये कर्मधारय आना चाहिए बेटा, क्योंकि ये इसमें विशेषण है पहले। ये जो है ना, ये विशेषण और विशेष्य से। दूसरा क्या है? ये उसमें उपमान और उपमेय होता है। उपमान उपमेय की पहचान क्या है? सा से सी सम ये आते हैं इसमें वैसे। ठीक है, लेकिन ये क्या है? विशेषण है। मलाई है वो किस में डूबी हुई है? रस में। तो ये कौन सा? कर्मधारय आना चाहिए, कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास। अगला जो है ये है आपका नो युवकों का समूह। ये गलत हो जाएगा आपका, ये जो प्रश्न है ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए असंगत कौन सा? यही है। नव युवक, नो युवकों का समूह नहीं होता। नव मतलब नया, जवान। ठीक है, तो उसका जो ये है वो क्या होगा? विग्रह क्या होगा? नव है, सही आंसर क्या होगा? नव है, यहां लिख देती हूं मैं, नव युवक। सही आंसर क्या होगा इसका? नव है जो युवक, जो युवक। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया? ये आपका हो गया कर्मधारय, कर्मधारय समास। नव है जो युवक, ये कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसमें विशेषण और विशेष्य पाया जाता है। पहले विशेषण पाया जाता है, ठीक है, दूसरा जो शब्द है उसमें विशेष्य होता है। ठीक है बेटा, ये जब मैं समास पढ़ाऊंगी आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, तो आंसर जो सही है वो क्या होगा? नव युवक, क्योंकि नो युवकों का समूह नहीं होता। नव है जो युवक, ये इसका सही विग्रह है। ठीक है, चौथा और देख लेते हैं। चौथा है शाखा मृग। शाखा मृग, शाखाओं पर रहने वाला मृग। अब आप बताओ कि शाखाओं पर रहने वाला मतलब जो इस टहनी से उस टहनी, उस टहनी से उस पेड़ पर चला गया, कहीं किधर कहीं किधर, इधर उधर फुदकता रहता है पेड़ों पर, कौन होता है? बंदर। कौन होता है बेटा? बंदर, बंदर होता है। ठीक है, अब जो समास है, समास का अगर हम नाम देखें तो ये कौन सा समास होगा? ये होगा बहुव्रीहि समास, जहां पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, तीसरा ही आ जाता है उसमें। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास।
दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरा होता है बहुव्रीहि। ये यहां लिख देती हूं मैं, बहुव्रीहि समास। ठीक है बेटा, ये समास है ये। तो इस प्रकार से ये कौन सा नौवां जो भाग है आपका ये हो गया प्रश्न संख्या 9। अगली देखिए 10वीं क्या कहती है। 10वीं कहती है कि निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। तो असंगत विकल्प पहचानो। सातत्य, क्या ये अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? पहले इसे मैं मिटा देती हूं बेटा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहती है? निम्न में से असंगत विकल्प, निम्न में असंगत विकल्प ये हमें बताना है। प्रश्न ये इसका विकल्प क्या है? और सातत्य अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, सही बात है। निजता सर्वनाम से निर्मित है भाववाचक संज्ञा, ये भी सही है। रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, ये भी सही है। शक्तिशाली विशेष से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ये गलत है आपका। शक्तिशाली, तो आंसर जो है वो कौन सा आएगा? चौथा आएगा, क्योंकि जो शक्तिशाली शब्द है, शक्तिशाली, ये क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अर्थ के आधार पर कौन सा मुहावरा संगत नहीं है? ये प्रश्न संख्या 11वीं। 11वां प्रश्न क्या कहता है? अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? संगत मतलब सही। प्रश्न संख्या 11 बताना क्या है? मुहावरा। मुहावरा कौन सा अर्थ संगत नहीं है? असंगत है मतलब, ठीक है, जो गलत। अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है? ठीक है, ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना, इसका खाली पुलाव पकाना, व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना। अब ये तो सही है, ठीक है। नंबर 2 पे देखते हैं। ख्याली पुलाव पकाना मतलब व्यर्थ की बेकार की बात, कभी कहीं कुछ भी विचार कर लेना, ठीक है। अगला क्या है? अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो किसी भी चीज को, कोई भी हम काम करते हैं उसमें असफल हो गए तो क्या होता है? हमें लज्जा का अनुभव होता है, ठीक है, या फिर हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है जब हम कहीं किसी काम में असफल होते हैं। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी असफल होने पर अपने आप को लज्जित महसूस करना, ठीक है। अंधेरे घर का उजाला, ये भी सही है। नंबर 3 पर, अंधेरे घर का उजाला यानी कि एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, ठीक है बेटा। चौथा इसमें क्या लिखा हुआ है? चौथा देख लेते हैं। चौथा है ऊंट का सुई की नोक से निकलना। ऊंट का सुई की नोक से निकलना। ऊंट का सुई की नोक से निकलना ये एक तरह से असंभव है, ठीक है। ऊंट का सुई की नोक से निकलना यानी शक्तिशाली का कमजोर होना, ये तो गलत हो गया। विकल्प में क्या दिया हुआ है? शक्तिशाली का, शक्तिशाली का कमजोर होना, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये गलत है। होगा क्या, होगा अत्यधिक कठिन या असंभव कार्य। इसका सही जो विग्रह है, सही जो अर्थ है इसका, वो क्या होगा, क्या होगा बेटा, अत्यधिक कठिन, या फिर इसको कह सकते हैं हम असंभव कार्य, असंभव कार्य। ठीक है, यदि ये होता ना तो ये सही था, लेकिन लिखा हुआ क्या है, शक्तिशाली का कमजोर होना, इसलिए विकल्प जो है चौथा आपका गलत हो जाएगा। यानी चौथा आंसर आपका सही है, क्योंकि हमें असंगत बताना है। क्या बताना था इसमें, असंगत। असंगत मतलब जो गलत है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत होता है। इसका ऊंट का सुई की नोक से निकलने का मतलब क्या है, अत्यधिक कठिन या फिर असंभव कार्य। ठीक है बेटा, अगला देखो। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 12 है। 12 क्या कह रही है, 12 के अनुसार सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। सचिन क्रिकेट खेलता है, तो इसके विकल्प क्या दिए हुए हैं, सचिन, प्रश्न संख्या 12वीं, सचिन क्रिकेट खेलता है, ये है। अब इसमें क्या बताना था, हमें करना क्या था, कर्मवाच्य में बदलना था। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखो विकल्प क्या दिया हुआ है, विकल्प दे रखा है सचिन क्रिकेट खेलेगा, सचिन क्रिकेट खेलेगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। तीसरा क्या है इसमें, तीसरा लिखा हुआ है सचिन से क्रिकेट खेला जाता था। ये ध्यान रखना बेटा, सचिन से क्रिकेट खेला जाता था, ये विकल्प है। चौथा विकल्प क्या कहता है कि सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य, ये तीन इसके भेद होते हैं वाच्य के। अब इन्हें हम एक दूसरे में बदलते हैं। हमसे पूछा ये है कर्मवाच्य, कृतवाच्य, इसको बदलना किसमें, कर्मवाच्य में। तो जब भी हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो के द्वारा लगता है, ठीक है, विभक्ति ये लगती है। और यदि हम इसको भाववाच्य में बदलते हैं तो पहचान, छोटी सी पहचान बता रही हूं मैं, वैसे तो बेटा अभ्यास जितना करोगे ना उस हिसाब से होगा ये। ठीक है, लेकिन अगर भाववाच्य में तो उसमें से विभक्ति लगती है अधिकतर जगहों पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो देखो सचिन क्रिकेट खेलेगा, पीछे के जो ये शब्द है ना, ये इनका भी आप ध्यान रखें। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्मवाच्य में उसी समय के हिसाब से हमें बनाना है वाक्य। सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, अब ये जो नहीं आ गया ये तो इसमें वाक्य में भी नहीं है, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। सचिन से क्रिकेट खेला जाता था, ये भी आपका वाक्य गलत हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है बेटा, अगला देखिए आपका प्रश्न संख्या है 13। निम्न में से आपको अकर्मक क्रियाएं बतानी है। अकर्मक क्रिया, निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं, तो हमें क्या बताना है, प्रश्न संख्या 13 के अनुसार अकर्मक क्रिया बतानी है। अकर्मक,
अकर्मक क्रियाएं जो सभी अकर्मक हो, यानी कि जो भी आपको विकल्प में दी हुई हो उनकी सारी क्रियाएं अकर्मक होनी चाहिए, यही हमें बताना है। तो देखो पहला विकल्प लिखा हुआ है चलना, मुस्कुराना और खिलना। पहला क्या है? पहले विकल्प के अनुसार चलना, मुस्कुराना, मुस्कुराना और खिलना। दूसरा विकल्प क्या कहता है? दूसरा विकल्प है दौड़ना, रूठना और लिखना। दौड़ना, रूठना और लिखना। तीसरा जो विकल्प है उसके अनुसार हंसना, खाना, सोना। हंसना, खाना और सोना। चौथा विकल्प आपका है, चौथे विकल्प के अनुसार रोना, उठना और काटना। रोना, उठना, काटना, ये आपके विकल्प दिए हुए हैं बेटा। इनमें से हमें बताना क्या है कि ये जो सारे हैं इनमें से सभी अकर्मक होने चाहिए, कोई एक नहीं, सभी अकर्मक। ठीक है, तो सभी अकर्मक में हम पहले सबको धीरे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है रोना और उठना, ये क्या है? अकर्मक है। ये भी क्या है? अकर्मक है। लेकिन ये क्या है? सकर्मक है। ठीक है बेटा, जैसे हंसना है, ये अकर्मक हो गई। हंसना क्या हो गया? अकर्मक है। सोना क्या है? अकर्मक है। लेकिन ये क्या हो गई? सकर्मक हो गई। ठीक है, कर्म हो रहा है उस समय। ठीक है, सकर्मक हो गई, कर्म सहित। अगला क्या है? दौड़ना, रूठना और लिखना। दौड़ना, रूठना और लिखना, ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, और ये सभी फिर क्या हो जाएंगी? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रियाएं बेटा? अकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अकर्मक। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा? 13वें में पहला जो विकल्प है वो होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो क्या है आपका? वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हमेशा ही प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। विशेष ध्यान रखें बेटा, मैं बार बार कह रही हूं, प्रश्न अच्छे से पढ़ना जरूरी है। विकल्प बाद में देखें, पहले प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, प्रश्न संख्या आपकी जो 14वां प्रश्न है वो क्या कहता है? वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला वाक्य है हमें वाक्य के बारे में बताना है, और कौन सा वाक्य सुमेलित आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेटा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिख रही हूं, सुमेलित नहीं है और नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, जैसे वाक्य लिखा हुआ है दुष्ट तुझे धिक्कार है। वाक्य है दुष्ट तुझे धिक्कार है। कौन सा वाक्य है ये? कौन सा है? विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक तो ये है। अगला है मैंने माँ का कहना नहीं माना। तो बेटा मैंने माँ का कहना नहीं माना नहीं आ रहा है, कौन सा वाक्य हो गया? निषेधवाचक। सही है ये भी। हो सकता है वह आज शाम को आए, तो हो सकता है, संभावना है, इच्छा थोड़ी है कि भाई वो आ जाए। ठीक है, तो वाक्य क्या है? हो सकता है वह आज शाम को आए, तो इसमें इच्छावाचक दिया हुआ है, ये गलत है। समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये संकेतार्थक वाक्य है। ठीक है बेटा, तो दुष्ट तुझे धिक्कार है। दूसरे नंबर पर क्या है? मैंने मां का कहना नहीं माना। मैंने मां का
कहना नहीं माना। अगला है हो सकता है, हो सकता है वह आज शाम को आए। चौथा क्या है वाक्य है? चौथा विकल्प है समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये विकल्प है। अब पहला विकल्प, क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ रहा है, ठीक है, तो ये तो विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसमें क्योंकि वाक्य के अंदर क्या आ रहा है, नकारात्मक नहीं आ रहा है, तो ये निषेधवाचक भी ठीक है, निषेधवाचक, ठीक है। इसमें क्या है, समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, तो संकेतवाचक है, ठीक है, संकेतवाचक, ठीक है, संकेतार्थक या संकेतवाचक, ठीक है। अगला क्या है कि हो सकता है वह आज शाम को आए, इच्छा तो नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें इच्छा नहीं बताई गई ना बेटा, तो इसलिए ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, हो सकता है, संभाव्य, संदेहवाचक भी हो सकता है, संभाव्य भी हो सकता है कि संभावना है कि वो आ जाए, तो इसमें लिखा क्या गया है, लिखा हुआ है इच्छावाचक, इच्छावाचक, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। हमें बताना क्या था, सुमेलित नहीं है, जो असंगत है, जो नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, वो हमें बताना था, ठीक है बेटा। अगला देखो आप, अगला प्रश्न लास्ट है आपका, लास्ट प्रश्न क्या है, दादुर भेक शालुर शब्द किसके पर्यायवाची हैं? दादुर, भेक, शालुर और शब्द, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो वो देखिए, दादुर किसको कहते हैं? प्रश्न संख्या 15वीं लास्ट है आपकी, दादुर, दादुर किसे कहते हैं? भेक, ठीक है, और शालुर, शालुर बताना क्या है कि ये किसका पर्याय है, पर्यायवाची बताना है हमें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसमें विकल्प क्या दे रखे हैं पहले वो देख लेते हैं। विकल्प है हाथी, बंदर, मेंढक और सिंह। हाथी, बंदर, मेंढक और सिंह, शेर, ठीक है, ये दे रखे हैं विकल्प में। तो इन विकल्पों को एक बार देख लेते हैं, जैसे कि हाथी है, हाथी मतलब गज, इसका पर्याय क्या होगा, गज, मतंग, नाग, दंती, ठीक है, और हस्ती, ठीक है। अगला है बंदर, बंदर को क्या कहेंगे, कपी, वानर, ये तो ऐसे हैं जो अधिकतर पता ही होता है सभी को। अभी हमने एक विकल्प देखा था शाखा मृग, शाखा मृग, ठीक है, और हरि और प्लवंगम, ठीक है। अगला आता है आपका मेंढक। अब मेंढक को क्या कहते हैं, मेंढक, मेंढक को कहते हैं दादुर, भेक, शालुर, ठीक है, शालुर, वर्षाभू, वर्षाभू,
ठीक है, और मंडूक, और क्या, मंडूक। इसी तरह से देखो, सिंह, सिंह मतलब शेर, केसरी, अब ये पशुओं का राजा है तो पशुराज, ठीक है, और गजेंद्र, ठीक है, और शार्दूल, ठीक है, ये आपका शेर का हो गया पर्यायवाची, ठीक है बेटा। तो ये 15 आपके जो प्रश्न आते हैं अभ्यास के, 15 नंबर जो हिंदी के आते हैं उन्हीं का अभ्यास है ये। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है, समझ में भी आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं, अगला प्रयास रहेगा लेवल 1 का, ठीक है, कि लेवल 1 में भी हिंदी के प्रश्न आते हैं, उनको हम कंप्लीट करें, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।